इसके अपमान को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीएचपी की ओर से कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के हमले के बाद कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस बीच सफाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बाबत राष्ट्रगीत का कहीं अपमान नहीं हुआ, हम तो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की मांग कर रहे थे। पर इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था। इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा। पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था, तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी। वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स a psyche of a dimagi Naxal ecosystem which behaved as if a criminal act was conducted in the Congress party headquarters. ये यहीं तक नहीं रुके। उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। और मैं आपको प्ले करना चाहता हूं। कोट अनकोट, राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देश हित की बात होगी
कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा, जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। देखिए, भारत का 80वां स्वाधीनता दिवस, देश की राजधानी, और राजधानी में उस पार्टी के मुख्यालय में ये ध्वजारोहण हो रहा था जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, जिसने सर्वाधिक कालखंड तक भारत के ऊपर सत्ताधारी दल के रूप में काम किया। इसके कई सारे प्रधानमंत्री बने और स्वयं सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दंभ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ। बड़ी विचित्र विडंबना है कि इस वंदे मातरम के अपमान में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष या पार्टी की जो सीपीपी की चेयरपर्सन है सोनिया जी, वो शामिल नहीं थी। साथ ही साथ जो रोजाना एक लाल कलर का वो जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो स्वयं भी तो उन्हीं के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। वो भी तो हिलते डुलते और बातचीत करते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के लिए वंदे मातरम सहन नहीं हुआ। हमें लगता है कि कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। आज ये तीनों की तीनों मिलकर के अपने मुख्यालय में जिस तरह से इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, निस्संदेह इनको क्षमा याचना करनी चाहिए। एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इनके जो नेता हैं, अलग अलग नेता अलग अलग तरह के राग अलापते हैं। आज भी मैंने सुना है कि इनके जो एक नेता हैं, जिहादी तत्व हैं, वो बेसिकली शकील अहमद जिनका नाम है, उन्होंने भी खुद कहा है कि हमारे यहां तो वैसे भी सारे स्टैंजा नहीं गाए जाते थे, पता नहीं क्यों गाए, हम तो इसका विरोध करते हैं। इनके कई नेता सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंचों से कह चुके कि चाहे हमें मार दो, काट दो, कुछ भी कर लो, हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। तो शायद उन्हीं का सम्मान करते हुए पार्टी के इन तीनों की तीनों कर्णधारों ने आज वंदे मातरम का जो घोर अपमान देश की राजधानी के अंदर किया है, वो निस्संदेह एक अक्षम्य अपराध है। एक तरफ तो भारत सरकार देश की 80वीं स्वाधीनता दिवस पर, दुर्भाग्य है कि 80 वर्ष बाद वंदे मातरम को सम्मान मिला कि संसद के पटल पर, संसद में, और वंदे मातरम अपने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा वंदे मातरम गूंजा। इतना ही नहीं, आज लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम को वो सम्मान दिया जा रहा था। संभवतः लगता है कि वो कांग्रेस को वो सम्मान पसंद नहीं आया, वो उनको खल गया, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इनमें से किसी भी कांग्रेस नेता को राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में और देश के जीवन मूल्यों के बारे में, भारत माता के बारे में कुछ कहने का अब अधिकार नहीं बचा। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इनको क्षमा याचना करनी चाहिए। पहले से वही दावा उन्होंने दोहराया। देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी
पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं, हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद पूरा वर्जन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस अधिवेशन, आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं मिलता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग ज्वलंत सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग ज्वलंत सवालों के साथ कांग्रेस पर चढ़ाई कर रही है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। राघवेंद्र मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। जगमोहन जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। जगमोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले। अरविंद जी, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? भारतीय जनता पार्टी से वाद विवाद है, लड़िए, उनसे आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद चलता है, लेकिन जब भारत की बात आती है, देश की बात आती है, तो वहां पर भी कटाजुज्ज बीत रहा है। अब आपको सफाई देनी पड़ रही है कि खड़गे जी कुर्सी मांग रहे थे। अरविंद भैया। सुनील सिंह जी, सबसे पहले आपको और आपके सब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी, आ रही है सर। सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन जी। दरअसल ये जो पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है, ये विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई स्थिति अगर होती तो कांग्रेस पार्टी खुलकर उसके बारे में बात करने में क्या परेशानी थी? कांग्रेस क्यों नहीं स्वीकार करती कि हाँ, हमने ये काम किया है, या इसमें हमको कोई आपत्ति थी, या इसमें से कोई परेशानी थी? जब पार्टी की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, फिर बेवजह का विवाद खड़ा करना आखिर कौन सी ये राजनीति है? क्या देश समझ? आपको मुद्दों से भटकाने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के नए नए सिगुफे छोड़े जाते हैं। आज ये हो गया, कल वो हो गया। इन सब विषयों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। वास्तविकता ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने वंदे मातरम को सबसे पहले स्वीकार किया, अंगीकार किया अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में 1930 में, और उसको स्वीकार करके लगातार कांग्रेस पार्टी हर एक सभा में, हर एक कार्यक्रम में उसको स्वीकार करते हुए और उसका सम्मान में हम लोग उसका गान करते रहे। इसमें कहां आपत्ति है? किसने इस पे कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? अगर बेवजह और फिजूल के विवाद पैदा करने की बात होती जी, क्या क्या बातें करते कि प्रधानमंत्री ने तो जेब में आयरलैंड का झंडा लगा रखा था। हमने कहा कभी प्रधानमंत्री की जेब में जो वर्टिकल स्टाइल में इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, क्या वो भारत का झंडा प्रतीत हो रहा था? अब हम इन सब विषयों को विवाद का विषय बनाएं और देश का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश करें, तो क्या देश की जनता इतना भी समझती नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। और वंदे मातरम का हमने हमेशा सम्मान किया है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान करेगी। पूरा वर्जन गाया गया। 16 घंटे की बहस जब संसद के अंदर हो रही थी, तो अगर कोई आपत्ति होती, अगर कोई विवाद होता, अगर कोई संदेह होता, तो ये उसी समय क्लियर कर दिया जाता। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। ये सिर्फ बेवजह का बखेड़ा खड़ा करने की साजिश मात्र है। जी, ठीक है, बेवजह का बखेड़ा है, साजिश मात्र है। ये पी चिदम्बरम जो आपके वयोवृद्ध बड़े बुजुर्ग नेता हैं, गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, देश में एक राजनेता के हिसाब से उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं वो दिमागी नक्सली हैं? गर्व कर रहे हैं वो? ये दिमागी नक्सली कौन है और कौन नहीं है, ये बात तो सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए ना। किसी वो किसके बारे में कह रहे हैं और किस प्रकार से कह रहे हैं? क्या आधार है कहने का? किसी को जो मतलब देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को आप जो चाहें उसके बारे में कहते रहिए, उसके बारे में आरोप लगाते रहिए।
यही तो सगल हो गया पिछले चिदम्बरम साहब का नाम लिया था उन्होंने। किस आधार पर कोई किसी को दिमागी नक्सली कह सकता है? चिदम्बरम साहब का नाम लिया था अरविंद भाई। किस आधार पर दिमागी नक्सली कहा जा रहा है? चिदम्बरम साहब का दिमागी नाम नक्सली लिया था। कौन है और हिंसक कौन है? किस प्रकार की हिंसा का सहारा लिया जा रहा है? हिंसा के सहारे, नफरत के सहारे, धर्म की राजनीति के सहारे कौन आडंबर फैला रहा है? सब देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। आज का जो युवा है, चिदम्बरम साहब ये गर्व कर रहे हैं, परिवर्तन कह रहे हैं कि चाह मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूं, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बताएंगे। किसने कहा? किसने कहा कि दिमागी नक्सली है? कौन दिमागी नक्सली है? प्रधानमंत्री ने जब ये इस कहा बात- कि इस बात ऐसे को दिमागी किसने नक्सलियों से हमें सावधान रहना है, अर्बन नक्सल खत्म हो गया है, जो लोग बंदूक वाले नक्सली थे वो खत्म हो गए हैं, कुछ ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो समाज को बांटने और तोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों से सावधान रहना है। तो चिदम्बरम साहब क्या कर रहे हैं? उन्होंने तुरंत क्यों एक्शन ले लिया और कह दिया कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूं? क्या भैया? देखिए सुनील सिंह जी, चिदम्बरम साहब ने क्या कहा और उसका क्या मतलब निकाला जाएगा, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे लाल किले से, वो आखिरकार किसको निशाने पर ले रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री? नहीं, आपने चूंकि वंदे मातरम वाले विषय पर अरविंद भाई आपने सीधा कहा कि ये बेवजह की चीजें हो रही हैं। भाई साहब ऐसा नहीं है। जयराम रमेश जी को अभी हम सुन रहे थे ना, आप भी सुन रहे होंगे, उन्होंने क्या कहा? आपने 1930 बताया, वो 37 बता रहे थे। एक तो यही कंफ्यूजन हो जाता है, 5-7 साल तो आप लोग यूं इधर उधर कर देते हो। 1937 में उन्होंने बताया कि कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें अधिवेशन में हमने स्वीकार किया था। कितना स्वीकार किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका जिक्र कर रहे हैं, बंकिम दा के उन पूरे इस वंदे मातरम को, भारत के वीर सपूतों के इस गायन को, वो ये कहेंगे इसमें 4 लाइन बेटा गाना बस कान में जाके, है बाकी 6 लाइन मत गाना। क्यों? वो आपत्तिजनक है। आज वो कानून का रूप ले चुकी है। देखिए ये सब ड्रामेस्टिक जो चीजें हैं, इनको सिर्फ मैं ड्रामा कहूंगा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये बेवजह का ड्रामा है। वास्तविकता देश की जनता समझती है। वंदे मातरम 65 वर्षों तक वंदे मातरम को इन लोगों ने, अच्छा एक चीज और बता दीजिए, आरएसएस के स्थापना के 22 वर्षों तक कभी भी इन लोगों ने अंग्रेजों के मुंह पर अगर गाया होता वंदे मातरम, तो महसूस होता कि देश के भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन उस समय इनके मुंह में दही जम गया था, क्योंकि इनको उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के बचाव में अंग्रेजों को 11 पॉइंट देने थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में अंग्रेजों को 11 पॉइंट दे रहे थे। अच्छा, इसलिए आपने पूरा वंदे मातरम स्वीकार नहीं किया? गान कर रही थी, इसलिए स्वीकार नहीं किया पूरा वंदे मातरम, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उधर लड़ रहे थे। बहुत सही भाई। ये अरविंद भाई, उम्मीद आपसे ये नहीं है मुझे, हालांकि आप तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है भाई। राघवेंद्र मिश्रा वो कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी उधर लड़ रहे थे इसलिए, तब उनका नहीं कहोगे? और हमने कहा अपमान किया है? कांग्रेस से बड़ा कोई दिलेर है? कांग्रेस सबसे बड़ी दिलेर पार्टी है जिसने वंदे मातरम स्वीकार किया। आप लोग खामखा बेवजह तिल का ताड़ बना रहे हो। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने स्वयं एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि दुर्घटनावश मैं हिंदू हूं, मानसिकता मेरी इस्लाम की है और शरीर से मैं ईसाई हूं, इसलिए देश के अंदर ये चीजें लगेंगी। क्योंकि देश का जी भाई साहब को जो कि जिस तरह से वीडियो, जबकि वंदे मातरम के पक्ष में, हेलो जी, जब वंदे मातरम के पक्ष में कुछ नेटवर्क की समस्या है शायद राघवेंद्र भाई के साथ। ठीक है राघवेंद्र भाई, लौटूंगा आपके पास। मैं जगमोहन जोशी जी के पास जाऊंगा। जोशी जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। जोशी जी ठीक है, कम से कम आपका नेटवर्क दनादन है। जोशी जी ये समझाइए, जो अभी आपने सुना, अरविंद जी कह रहे हैं कि हमसे बड़ा दिलेर तो कोई है नहीं भाई साहब जो सम्मान में खड़ा हो, हमने स्वीकार किया। ये काट छांट की, फिर अब ये कानून बना, इसे संपूर्ण लाया गया, और जैसे ही शुरुआत की 2-4 पंक्तियां खत्म हुई सर, उसके बाद से जो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, बताया जा रहा है कि वो तो कुर्सी मांग रहे थे खड़गे साहब। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कुर्सी की मांग कर रहे हैं जी। नहीं तो वंदे मातरम के बीच में क्या खड़गे साहब कुर्सी पे बैठते क्या?
वंदे मातरम के बीच में क्या सोनिया गांधी जी कुर्सी पे बैठने के लिए कुर्सी मांग रही थी क्या? वो अलग ये बात तो है केवल सर, देश वो का अलग ध्यान बात है। उसके भटका रहे आधे हैं। घंटे बाद उन्होंने क्योंकि जब स्पीच भी हार दी। चुके हैं और जी। वंदे मातरम का किस तरह से अपमान होता है ये तो कांग्रेस के मुख्यालय में देखने को हम सबको प्राप्त हो गया है। तो इसलिए देश की जनता आपसे अब केवल इतनी अपेक्षा करती है कि सोनिया गांधी देश के सामने आए और देश से माफी मांगे इसके, और अगर माफी नहीं मांगती हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई का विषय और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जगमोहन जोशी जी। देखिए, जिस प्रकार से कल की घटना और इतना वाद विवाद बढ़ गया, ये एक बहुत भावनात्मक बात है जी। राष्ट्रगीत का अपमान देश की जनता न बर्दाश्त कर सकती है, न करेगी और न करनी चाहिए जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि चलिए थोड़ी देर के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं कि वो कुर्सी के लिए इतनी अफरा तफरी हुई, तो भाई आप क्लियर ये बात करके देश से माफी मांग लीजिए। तो मुझे तो लगता है अभी तक उन्होंने माफी मांगी ही नहीं है, तो ये राष्ट्रगान का पूरी तरह से अपमान है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, देश की जनता देख रही है, और अगर इसी तरह की कार्रवाई इनकी चलती रही तो मुझे तो नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में इन्हें कोई सत्ता मिल पाएगी देश की। जी अरविंद भाई, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर कहीं कुछ गलत फहमी भी है तो उसको दूर करना चाहिए। क्या समस्या है? ये अपनी जनता है, इसी जनता के वोट से चुनकर आप सिंहासन पर पहुंचेंगे, देश से माफी मांग लीजिए। और फिर क्या ऐसी जरूरत थी कि राष्ट्रगान के बीच में कुर्सी पर बैठना तो वैसे भी स्वीकार नहीं कर सकता कोई। देखिए सुनील जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आपको समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनमें कितना सच होता है। अब कांग्रेस पार्टी को ये सफाई देनी पड़े कि हम वंदे मातरम के पक्ष में हैं कि नहीं हैं, हम वंदे मातरम का समर्थन ये क्या बात होती है? आखिर क्यों करेगा वंदे मातरम का अपमान कोई? इस देश का प्रत्येक नागरिक, मैं कभी नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल का कोई व्यक्ति इसका अपमान करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इस देश के गान का, इस देश के सम्मान का, इस देश के ध्वज का, इस देश का क्यों अपमान? हम नाम बता देते हैं कांग्रेस नेता, हम नाम बता देते हैं भैया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब, शकील अहमद साहब, इमरान मसूद साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, ये कौन लोग हैं? ये नागरिक नहीं भारत के? वो कहते हैं इस्लाम इजाजत नहीं देता। अच्छा, अब भारत की बात आती है, देश की बात आती है तो इस्लाम इजाजत नहीं देता। फिर हम जब पूछते हैं भाई साहब ये बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या धर्म के आधार पर? फिर कहेंगे ना ये संविधान से चलता है, ये रही किताब। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको सभी जवाब मिल जाएंगे, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। बताएं भैया, इतना बड़ा विषय भी नहीं है इसको इतना बड़ा जी। देखिए, तिल का ताड़ बनाना और ताड़ का पहाड़ बनाना, ये इस समय भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है। ये उसी पे लगे हुए किसी तरह से देश का ध्यान राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रवाद पर हम बटोर सके, किसी तरह से डाइवर्ट करें, देश की जनता का ध्यान भटकाए, और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त तो कुछ हो भी नहीं सकता है। ये मात्र वही प्रयास है किसी प्रकार से देश में एक नया विवाद पैदा हो जाए, और ये जो चर्चा हो रही है नीट कांड पे, जो चर्चा हो रही है जंतर मंतर पे, जो चर्चा हो रही है देश के मुद्दों पर, आवश्यक मुद्दों पर, उसे ध्यान भटकाया जा सके। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब देश की संसद ने इसको कानून के तौर पर स्वीकार किया, 16 घंटे की बहस हो गई, तो उसके बाद और क्या बचता है? कौन शकील अहमद इसको स्वीकार नहीं करेगा? बचता है पूरा गाना कांग्रेस मुख्यालय में, पूरा राष्ट्रीय गीत बजना, फिर बचता है पूरा राष्ट्रीय गीत, संपूर्ण राष्ट्रीय गीत बजना, ये बचता है। और वही अफरा तफरी हो गई। आपने खुद मौका दिया है ना सर, भाजपा को आपने खुद मौका दिया है। सुनील सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यही काम अगर किसी निजी संस्था द्वारा कर दिया गया होता तो अब तक उन पर मुकदमा हो गया होता। तो फिर ये राजनीतिक दल है, इसलिए इनको बचाने की क्यों प्रक्रिया हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। ये तो राघवेंद्र भाई पता नहीं क्यों इतनी दया दृष्टि रखे हुए हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों भाई साहब? राघवेंद्र जी, आप लोग क्यों इतनी दया दृष्टि? अब तक तो मुकदमा हो जाना चाहिए था देशद्रोह का। संस्थान ने कर दी होती। जी कहे भैया। चलिए ठीक है। देखिए, ऐसा है, अगर राघवेंद्र जी ऐसा कहना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी उस स्वेच्छा से कुछ भी सकते हैं। सीनियर पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, लेकिन कुछ बातों को समझना आवश्यक होता है। आप समझ के ही बोलना चाहिए, और निष्पक्ष होकर बोलने में तो और आनंद आता है।
मैं कह रहा हूं तिल का ताड़ और ताड़ का पहाड़ बनाने में भाजपा मास्टरमाइंड है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कांग्रेस कभी भी निष्पक्ष रही नहीं। कांग्रेस का तो हमेशा से दोहरा चरित्र है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस की ये कह रहे हैं कि देश का भटकाव जंतर मंतर से करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि पप्पू यादव जी साधु संतों का भेष धारण करके जंतर मंतर पे बैठकर किस तरह से अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे पैसा दे रहे हैं कि जैसे देश का साधु संत समाज या ब्राह्मण भिखारी है। आप क्या उसको प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? रामलला मंदिर के अंदर क्या कोई सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी का ट्रस्ट का सदस्य था क्या? आपकी सरकार में इतने काम हुए, आपकी सरकार में इतना नुकसान हुआ, आपकी सरकार में रात में आतंकवादियों को छोड़ने के लिए आप लोगों ने जेलें तक खुलवाई, न्यायालय तक खुलवाए। क्या देश की जनता से छिपा है? आपकी राष्ट्र विरोधी नीति, राष्ट्र विरोधी विचारधारा ही कांग्रेस को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। राघवेंद्र जी आपने एक लाइन में बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब भी सुन लीजिए और मुझे उम्मीद है कि बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। पप्पू यादव ने जो कुछ किया, आपने अच्छा किया कि ये मुद्दा भी याद दिला दिया। देश के स्मरण में ये मुद्दा वैसे भी भूलने वाला नहीं, देश इसको स्मरण में रखेगा। पप्पू यादव ने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उनको तो फांसी हो जानी चाहिए, इससे कम की सजा शायद कम होगी उनके लिए। उन्होंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी के अपराधी आज तक छुपे हुए बचे हुए किसके संरक्षण में हैं? इसका जवाब कौन देगा? आखिर वो कौन लोग हैं जिनको बताना चाहते हैं? चंपत मिश्रा पहले कि जो भी चंदा चोरी में दोषी व्यक्ति थे वो जेल जा चुके हैं। आप ये आपका ये विषय नहीं है। मैंने आपसे पूछा वो ट्रस्ट किसने बनाया, पढ़ने लिखने की आवश्यकता आप लोगों को ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता का भी बौद्धिक स्तर बहुत बड़ा होता है। अब आप हमें पढ़ाई लिखाई बता रहे हैं। अगर हमारी सरकार में चोरी हुई तो बात आने दीजिए। राघवेंद्र मिश्रा बात आने दीजिए, अरविंद जी की बात आ जाए। हालांकि आज मेरा विषय चढ़ावा चोरी पर नहीं है। कांग्रेस के मुख्यालय, मेरा विषय चढ़ावा चोरी पर नहीं है। मुख्यालय में जिस तरह से बंदे राघवेंद्र जी ने जो भाई आप लोग दूसरा ट्रैक मत पकड़िए, दूसरा ट्रैक मत पकड़िए। मेरा विषय आज है ही नहीं है चढ़ावा चोरी। मेरा विषय है वंदे मातरम का अपमान। क्या कांग्रेस इसके लिए माफी मांगेगी जैसा भाजपा कह रही है और बाकी लोग कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से लेकर सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए? या कांग्रेस इसी बात पर अरविंद भाई अड़ी रहेगी कि हम तो सिर्फ कुर्सी की मांग कर रहे थे? और कुर्सी की भी मांग कर रहे थे सर तो राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान जब गाया जाता है उस बीच में तो हाथ पांव नहीं हिलाना होता। आप कुर्सी बिठाने की बात कर रहे थे। देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान हमको लगता है कि हमें और लोग ना सिखाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके सम्मान और संरक्षण और इसके स्वाभिमान के लिए कांग्रेस ने ही अपना बलिदान दिया है। देश की आजादी से लेकर के आज तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपना बलिदान दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज हमको उसी वो लोग सिखाने पे तुले हुए हैं जिन्होंने कभी न राष्ट्रध्वज का सम्मान किया और न राष्ट्रगान का सम्मान किया। अभी कई वीडियो ऐसे घूम रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने छत्तीसगढ़ में भारतीय ध्वज के जगह बीजेपी का ध्वज लहराया। कई ऐसे वीडियो घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में। तो अब देखिए, इन सब विवादित विषयों पर राजनीति करना ये गरिमा के अनुकूल नहीं है। स्थापना दिवस होता है तो पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा का ध्वज फहराता है। जब देश का स्वतंत्रता दिवस होगा, गणतंत्र दिवस होगा, 2 अक्टूबर होगा, गांधी जयंती दिवस होगा तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। भाई वो कह रहे हैं ये पुराने वीडियो हैं जो आपने उठाए, भाजपा का स्थापना दिवस के वीडियो आपने जोड़ दिए 15 अगस्त से। अरे क्या बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और प्रधानमंत्री जी ने जो वर्टिकल स्टाइल में जेब पर अपने मैं आ रहा हूँ जगमोहन सर, आपके पास आ रहा हूँ। एक बहुत साधारण सी बात पैदा हो, साधारण सी बात है, लगाए तो ये अच्छा लगेगा। भूल हुई है, ये देखिए बहुत छोटी छोटी बातों पर विवाद का कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। अरविंद भाई जरा सुनिए। जगमोहन जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। वो कुछ बात कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, दूरगामी बात है, जरा सुनिए। जगमोहन सर, आपने अभी जो बात कही वो थोड़ा बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से राजनीतिक रोटियां सेकेगी, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक हल्की सी साधारण सी बात है कि अगर ये गलती हुई है या नहीं भी हुई है और देश से क्षमा मांग लेने में हर्ज क्या है? कांग्रेस को इससे फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होगा, मेरा ये मानना है। जी अरविंद भाई।
माफी मांगने की आदत नहीं है अरविंद भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोर्ट में मांगी भाई कई बार माफी, ये ना कहो। अरे सर सुन लीजिए सर, राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने लोगों को, न जाने कितने लोगों को गंवाया है इसने। इस तरह की बातें करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अगर मैं आपकी डिबेट में खुले दिल से कहता हूं, अगर जाने अनजाने में कहीं किसी से कभी कोई गलती हो गई तो झुककर प्रणाम करने में और स्वीकार करने में कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये विवाद बनाया जा रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, साजिश में फंसाना चाहते हैं। आज में जगमोहन जी हमारे साथ हैं, तो थोड़ा सा वो भी प्रकाश डालेंगे, वो वरिष्ठ हैं। अजय, अरविंद भाई ये बता दीजिए कितने लोगों ने प्राण गंवाए हैं भारत की आजादी के लिए कांग्रेस के? कुछ नाम उंगलियों पे होंगे आपके, तो आप कहते हो हजारों लोगों ने जान दे दी, थोड़ा बता दो। ये सवाल पूछना ही उन शहीदों का अपमान है। अरे सर, अब फिर ये सवाल पूछ करके आप क्या चाहते हैं? बताओ, क्या बात है, क्या बात है, नाम बता दो ना सर, क्या दिक्कत है? आप हमारे वीर सपूत हैं, हम तो प्रणाम करेंगे, हम उनके श्री चरणों में नमन करेंगे भाई। आजादी के 80 वर्षों बाद आज हम आपको लिस्ट पढ़ के सुनाएं तब आपको याद आएगा। देखिए ये सब बातें अरे सुनिए, नहीं शहीदों को केवल पार्टी से जोड़ देना, सुनिए ये गलत है। अरविंद भैया एक सेकंड, राघवेंद्र भाई आ रहा हूं। अरविंद भाई, नाखून कटाकर शहीद बनने वाली आदत छोड़ दीजिए। हमें भी उंगलियों पे मालूम है कि किसने अपनी जान गंवाई है, किसने फांसी का फंदा चूमा है, और किसने कौन कौन सी जेलें अपने लिए तैयार की थी कि यहां हमारी जेल लगेगी। जेल लगती थी भाई साहब, जेल। लोग कहते हैं कि नेहरू जी जेल भी गए थे। जहां जिस जेल कोठरी में सावरकर को रखा गया था, उस कोठरी में रूह कांप जाती है। देखिए चीजों को समझिए। इन सब जगमोहन जोशी जी, और जगमोहन जोशी जी जी, वो सही में वो भारत माँ के सपूत थे। वो किसी पार्टी के, आप पार्टी को इसके लिए आपको नहीं कहना चाहिए जी, वो भारत माँ के सपूत थे जो गए जी। जोशी सर, ये बताया जाता है कि कांग्रेस के हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है। नहीं सर, ये देश के लोगों ने कुर्बानी दी है। उसको किसी पार्टी से जोड़ना सही नहीं होगा जी। अजय, अब बताइए अरविंद भैया। सुनील जी, ये जिस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, उस समय देश के अंदर जब क्रांति की ज्वाला उठी थी, 1857 की क्रांति का इन्हें याद है? शहीद मंगल पांडे जी की क्रांति इन्हें याद है? क्या वो कांग्रेस पार्टी आज की कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन दल बनाया गया था, जिसको आजादी के बाद, जिसको अब राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने ही अपने हाथ से कांग्रेस को समाप्त किया था। ये इतिहास क्या कांग्रेस के लोग जानते हैं? ये कौन सी कांग्रेस है? ये कांग्रेस क्या इटली से आई हुई सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है? ये कौन सी कांग्रेस आप बता रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं पूछ रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के पंडित थे? क्या ये बता सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? नहीं बता सकते हैं। कांग्रेस के चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप जब विषय उठाएंगे तो उनके पिता का नाम ही गयासुद्दीन था। जब गयासुद्दीन की वो संतान थे तो वो पंडित कैसे थे? और नेहरू जी का जन्म क्या प्रयागराज में हुआ था या कश्मीर में हुआ था? क्या ये बता सकते हैं? अरविंद भाई, पूरा चरित्र ही खराब हो, वो देश के प्रति किस प्रकार की राष्ट्रभक्ति की बात करता है। मुझे तो लगता है इन लोगों के चेहरे नहीं है राष्ट्रभक्ति की बात करने के लिए सुनील जी, और ये आप भी अपना समय खराब कर रहे हैं, देश के लोगों का भी समय खराब कर रहे हैं। जिस तरह से अपमान कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम गीत का किया है, निश्चित मानिए देश का जनमानस भारी गुस्से में है, जिसका प्रदर्शन भी किसी समय किया जा सकता है। जी अरविंद भाई, इसीलिए जोशी जी कह रहे हैं कि माफी मांग लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम बंगाल में तो इस बात पर काफी रोष है, लोगों को काफी तकलीफ हुई है कि ये इस तरह का अपमान जो किया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गीत जो है, ये पश्चिम बंगाल की भावना जुड़ी हुई है, यहाँ के लोगों की भावना जुड़ी हुई है जी। ये उसका अपमान यहाँ की जनता तो बर्दाश्त नहीं कर सकती जी। जवाब दीजिए अरविंद जी। जिस प्रकार से इस देश में भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि 2014 के पहले इस देश में कुछ था ही नहीं, यहां पर पूरा पाषाण काल था, उसी प्रकार से ये नया इतिहास लिखना चाहते हैं क्या? आज ये साबित करें राघवेंद्र मिश्रा कि नेहरू जी के बाबा का नाम गयासुद्दीन था। कौन सी किताब में आपने पढ़ लिया? कहां से आपको जानकारी हो गई?
साबित कर देंगे। किसने कहा आपसे कि उनका नाम गयासुद्दीन था? अगर आप देखिए एक चैनल पर बैठ करके अगर आप ये साबित नहीं कर सके तो ये सुन लीजिए बीच में मत बोलिए, अरे चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, प्रयागराज में आज भी वो अनावश्यक बात मत करिए। अनर्गल प्रलाप करना, सिर्फ झूठे आरोप लगाना, महापुरुषों पर कीचड़ उछलना, ये आपको पूरी नहीं आदत है। छोड़िए बातों को। एक मिनट रुक जाओ राघवेंद्र भाई, आप बता दो गयासुद्दीन नहीं था, मान के इतिहास झूठ बोल रहे हैं ये, आप बता दो देश के इतिहास के बारे में, देश के, अरे आप बताइए ना, आप इस चैनल के एडिटर हेड हैं, आपको इतना भी जानकारी है? सर मैं आपके बड़े बुजुर्गों पे आरोप लग रहा है, बड़े बुजुर्गों पे आरोप लग रहा है आपके, आप सही नाम बता दो, मैं तो कह रहा हूं। अरे सुन लीजिए, देखिए ये अनर्गल प्रलाप करना और चैनलों पर बैठकर इस तरह से ये कहना कि वो गयासुद्दीन थे, वो ये था, ये सब बातें करने की आवश्यकता नहीं है। देश का इतिहास और देश के महापुरुषों का इतिहास देश की जनता जानती है, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस इतना मैं कहूंगा कि ये आरोप लगाना, निराधार आरोप लगाना, इस तरह की बातें करना। अरविंद भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राघवेंद्र मिश्रा आवश्यक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करिए, तथ्यों पर बहस हो रही है सर। ये बहुत जानकार व्यक्ति हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले क्या देश का जनमानस इस बात को जानता था कि विभाजन की विभीषिका किस तरह से देश के जनमानस ने झेली है? क्या आपने उसको इतिहास के पन्ने में पूरे देशवासियों को बताने का काम किया कि जब मां भारती के टुकड़े किए गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया गया, तो करोड़ों परिवारों को किसने उजाड़ा? और उन उजाड़ने वाले परिवारों को क्या आपकी सरकार ने कभी देश को बताने का काम किया कि करोड़ों लोग मार दिए गए, करोड़ों माताएं बहनों के सुहाग छीन लिए गए, लोगों के घर उजाड़ दिए गए? इस विभाजन की विविधता का आपने किसी इतिहास में दर्ज कराया क्या? दर्ज कराया तो आप बताएं। जिसने इतिहास ही छिपा दिया, जिसने भूगोल ही देश का बदलने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों से वार्ता करने का मुझे नहीं लगता इनके प्रश्नों का कोई उत्तर देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब रुक जाओ राघवेंद्र भाई, पहले अरविंद जी की बात आ जाने दो यार, ऐसा ना करो भैया। जगमोहन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ हैं, मैं वो बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो वो उस बात को फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ अरविंद भाई, क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आपने अपमान किया है, आप कह रहे हो कि हम तो सम्मान में थे। अब मुकदमा पहले किधर से होगा? राघवेंद्र मुकदमा दर्ज कराएंगे अपमान वाला, या आप कराओगे कि हमारे सम्मान का अपमान हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मर्यादित आचरण होना चाहिए जी। किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल पर अगर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाएं, इस तरह के चरित्र हनन किया जाए, ऐसी बातें कही जाएं जो वास्तव में विवादित हैं या ये आरएसएस की पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं, अगर वो बयान यहां पर दिए जाएंगे, वैसी बातें की जाएंगी, तो इससे ये डिबेट की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगी और मुझे लगता है सार्वजनिक संवाद को भी ठेस पहुंचेगी। जवाहरलाल नेहरू जी के बाबा का नाम क्या था, ये गयासुद्दीन बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और इस पर आपकी भी कोई आपत्ति नहीं आई। मुझे लगता था कि आप इस पर टोकेंगे, आपको टोकना चाहिए था। भाई क्यों कह सकते हैं आप इस तरह चरित्र हनन करने का? नहीं, वो गंगाधर नेहरू थे उनका नाम, मैं तो कह रहा हूं आप बता देते ना सर। मैं बता रहा हूं हाँ, उनके बाबा का नाम गंगाधर नेहरू था। ये आरएसएस की पाठशालाओं में जो किताबें चलती हैं वहां पर ये नाम नहीं मिलेगा, वहां पर गयासुद्दीन लिखाया जाएगा। आरएसएस की किताबें इस देश के लोग नहीं पढ़ते, इस देश के लोग इस देश का इतिहास जानते हैं, और ऐसी बेशर्मी दोबारा ये मत करें। मैं वही तो कह रहा था अरविंद भैया, आप नाराज हो जाते हो। अरविंद भैया मैं वही कह रहा था कि आप बता दो तुरंत, आप हमारे ऊपर डाल दे, तो हम तो कह रहे थे गंगाधर नेहरू हैं हम, लेकिन बोल नहीं रहे। हमने कहा आप बताओ तो ज्यादा बेहतर होगा, बड़े बूढ़ों का नाम। देखिए, बड़े बूढ़े हों या इस देश के सम्मानित महापुरुष हों, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कैसे कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान वो जिस प्रकार से करते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री का अपमान, ये अच्छा लगता है क्या जी? ये कौन सी सामाजिक संवाद का हिस्सा है? ये कौन सी परंपरा है? ठीक बात। और ये कहते क्या मुकदमा दर्ज होगा सर? जब देश के महापुरुषों का अपमान, देश के ध्वज का अपमान तो इन लोगों ने किया ना। आज वंदे मातरम पर इनका सर फटा जा रहा है जी। क्या आप लोग भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? अरविंद भाई, भाजपा के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोलेंगे? देखिए सुनील जी, जहां हमको आवश्यक लगेगा, जो भी आवश्यक लगेगा, जो मुद्दे इस देश के हैं, उन मुद्दों पर जरूर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया जाएगा। अनावश्यक विषय हम लोग नहीं उठाते।
ऐसे मुद्दे नहीं जो देश के लिए हितकारी है, जो देश की जनता के लिए, जो देश के युवाओं के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन पर हम भारतीय जनता पार्टी से निरंतर भिड़ते रहे हैं और आगे भी भिड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी, लेकिन ये वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये व्यक्तिगत जंग नहीं होती, कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं होता, ये वैचारिक बात होती है और नीतिगत बात होती है। ठीक है सर, क्या कल ये क्षणिक भर जो भी कुछ हुआ, एक आध मिनट, दो एक मिनट जो कुछ घटनाक्रम घटा उस दरमियान, वंदे मातरम गीत के दरमियान कांग्रेस कार्यालय में, क्या आपको लगता नहीं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और हुआ भी है तो इस पर मिट्टी डालो और उसका पटाक्षेप किया जाए कि ख़त्म करो ये सब? भारतीय जनता पार्टी में फिर कहूँगा, भाजपा आप मौका ढूंढ रही है अजय भाई, वो चाह रहे हैं कि आप लोग कहीं कुछ भी थोड़ी सी चूक करो ताकि वो उसे बड़े फलक पर उठाएं, और होना वही शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर और राजस्थान तक अब सब यलगार यही हो रहा है कि आपने राष्ट्र गीत का अपमान किया है। पहले ही बार जब वो गाया गया संपूर्ण तरीके से लाल किले पर, तो कांग्रेस कार्यालय में उसका विरोध हो गया। देखिए, जो साजिश रचने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये भ्रम फैला रहे हैं और ये लगातार इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इससे अब कोई फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। ये देश की जनता को अच्छी तरह पता है कि वंदे मातरम के लिए कौन कितना मुखरित है, वंदे मातरम का सम्मान और राष्ट्रध्वज का सम्मान किसके मन में कितना है। मुझे लगता है ये बेवजह के मुद्दे उठाने की आवश्यकता भी नहीं सुनी। अजय भाई, क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम, जी अजय भाई, क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम में जो काटछाट की गई थी, जो आधा अधूरा किया गया था, अब जब संपूर्ण हुआ है तो आधा काटने का जो ठप्पा आप पर लगा है उसको आप सहज मिटा दोगे? काटा ही क्यों गया था? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितने अंश को स्वीकार किया था, हमने 2 अंतरे जो उसके गाए थे, जो हमारे यहां निरंतर गाए जाते रहे थे जी, वो गाए गए। लेकिन देश की संसद में पूरी तरह से इस पे डिस्कस हुआ। जब देश की संसद ने इसको स्वीकार किया, 16 घंटे की बहस हुई, उस पर जो आपत्तियां थी वो बताई गई। जिस रूप में इसको स्वीकार किया गया, उस रूप में गाने में आगे से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपत्ति या परेशानी या कोई इसमें तकलीफ होती तो संसद की चर्चा में शामिल हो जाती। सर यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये सीधा सा जो जवाब आपने दिया, यही तो पूछ रहा हूँ सर। देश में लंबे अरसे तक कांग्रेस का शासन रहा, आपने इतना ही स्वीकार क्यों किया? उसके पीछे कोई कारण था, कोई मजबूरी थी? अब आप उसे दिल से स्वीकार जो कर रहे हो, उस समय क्या समस्या थी? दिल से स्वीकार ना किया जाता सुनील जी, तो क्यों इतने वर्षों तक गाया जाता? अगर हमने दिल से उसको स्वीकार ना किया होता, आधा क्यों स्वीकारा था दादा? वर्षों तक क्यों स्वीकार किया? आधा क्यों स्वीकारा था दादा, ये पूछ रहा हूं। अरे आधा या अधूरे की बात नहीं है। वंदे मातरम को जितना हमने स्वीकार किया था, जिस रूप में स्वीकार किया था, क्या उससे देश का सम्मान या उससे गौरव में कोई कमी आ रही थी? जगमोहन जोशी जी, जगमोहन जोशी जी, कांग्रेस कह रही है दिल से स्वीकारा था। फिर ये कौन गाता रहा? ये कौन गाता रहा दिल से? एक और बात आई थी कि साबरमती के वीर तूने कर दिया कमाल है, और आजादी चरखे से आई, और ये तमाम सारी चीजें। कुछ लोग कल चर्चा में थे तो वो बता रहे थे कि भाई साहब वंदे मातरम कांग्रेस गाती नहीं थी, अलग हो जाती थी। बोले नहीं, हम नहीं गाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वो साफ स्पष्ट कह रहे थे। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने बिल्कुल जो है एक पक्ष को खुश करने के लिए और इस गीत के साथ भी अत्याचार अन्याय किया। और कांग्रेस को इस बात के लिए आज देश को समझना पड़ेगा कि हम उस इतिहास को कैसे भूल जाएं, उस इतिहास को कैसे भूल जाएं कि इन्होंने वंदे मातरम के साथ अन्याय किया था। आज अगर भाजपा की सरकार नहीं आई होती तो वंदे मातरम को इस इतने अच्छे रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये तो सबको मानना होगा, कांग्रेस को भी मानना होगा। नहीं मान रहे हैं अजय भाई, मान रहे हैं, कह रहे हैं हमने स्वीकार किया है। तुष्टिकरण की नीति ही एकमात्र कारण था और कुछ नहीं था। राघवेंद्र भाई, आपसे भी ये समझना चाह रहा हूं, रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मत दे भगवान, इस पर पुरजोर से सिखाया गया, गाया गया, हर वो सारी चीजें हुई, और दूसरा भी। लेकिन वंदे मातरम को आधा गाएंगे, आधा काट दो, आधा काट दो उसे, नहीं इतना ही अलाउ करेंगे हम। तो महात्मा गांधी जी का ये दिया हुआ नारा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धाम,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये कांग्रेस के लोग गाते रहे। तो मुझे ये बताइए ना कि देश हिंसा से आजाद हुआ या अहिंसा से आजाद हुआ? राजगुरु कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? आप हमें बताएं ना। विभाजन विभीषिका में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, विभाजन विभीषिका में जो ट्रेनों में लाशें लद के आई, वो क्या था? वो क्या था? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी जी के चरखे से आजादी आई या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से आजादी आई, सरदार भगत सिंह की शहादत से आजादी आई, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के त्याग से आजादी आई, गंगूबाई जी के संघर्ष से आजादी आई? ये किसको आजाद? अब ये बताएंगे सब कांग्रेसी थे। अगर सब कांग्रेसी थे तो देश के आजाद भारत में एमए की इतिहास की पुस्तक में ओसामा बिन लादेन और सरदार भगत सिंह की तुलनात्मक वाला जो विषय आता है, ये किस मानसिकता का घोतक था? देश का युवा, देश का जनमानस देश में 60 और 65 वर्ष तक ये पढ़ रहा है कि ओसामा बिन लादेन और सुभाष चंद्र बोस में अंतर क्या है। तो इन कांग्रेसियों की मानसिकता को आपको जानने का विषय है कि देश के अंदर वो करोड़ों लोग मार दिए गए, जिसको हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमने घोषित किया। देश के जनमानस को यह बताने का काम किया कि देश के अंदर जब बंटवारा हुआ तो सिंध प्रांत में कितने हमारे हिंदू भाई थे, पाकिस्तान के अंदर हमारे कितने हिंदू भाई थे। उस समय 13% थे, जो आज घट के 1% भी नहीं बचा पाकिस्तान के अंदर। उसका जवाब कौन देगा? उनके नरसंहार की जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के अंदर अगर हम एनआरसी और इस तरह के कोई कानून लाते हैं तो सरकार को आपत्ति है। देश के अंदर घुसपैठियों को अगर हम बाहर करने के लिए कोई कानून लाते हैं उसमें कांग्रेस को आपत्ति हो जाती है। राष्ट्रवादी विचारधारा के घोतक वंदे मातरम का गान अगर उसको हम राष्ट्रीयता का प्रतीक मानकर उसके लिए संसद के अंदर बिल लाते हैं तो इनके कांग्रेस के मुख्यालय में अपमान किया जाता है। देश के अंदर हमला करने वाले वो आतंकवादी जिनको छुड़ाने के लिए कांग्रेस के लोग रात में न्यायालय खुलवाते हैं, उनके लिए कौन सी मानक है? तो मुझे बताइए ना। तो कांग्रेस का पूरा चरित्र ही राष्ट्र विरोधी है। ये कांग्रेस ही राष्ट्र विरोधी है। ये वो कांग्रेस नहीं है 1947 के पहले वाली जो देश के अंदर क्रांति की लौ जला रही थी। वो अपने 16, 17, 18 साल के युवाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ा रही थी। कि क्या ये वो कांग्रेस है या वो कांग्रेस है जो केवल राष्ट्र विरोधी बातें करके जनता का ध्यान भ्रमित करके जनता को जातियों में बांटकर, धर्म में बांटकर, क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर आपस में लड़ाकर केवल सत्ता को पाना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस का कोई चरित्र नहीं है, पूरा देश जान चुका है। आपने जो नाम लिए राघवेंद्र भाई, लगता नहीं आपने अपमान कर दिया? अभी अरविंद भाई होते तो कहते कि शहीदों का अपमान कर रहे हो नाम लेके आप। हमने पूछा उनसे कि कांग्रेस अपमान कौन करता है भाई? इन्होंने तो सारी चीजें छिपाई। देश का युवा आज तक इस बात को नहीं जानता कि विभाजन विभीषिका के दिन कितने करोड़ों लोगों की नृशंस हत्या की गई, कितने निर्दोष लोगों की हत्या की गई। उसका जवाब कौन देगा? अरे वो कीड़े मकोड़े थे भाई, हमने इतिहास पूरा वो नागरिक नहीं थे, वो इस देश के लोग नहीं थे। वो उनकी कोई वैल्यू थी, उनकी कोई हैसियत थी क्या? वो कीड़े मकोड़े थे जो मार दिए गए। के लायक भी नहीं बची कांग्रेस देश के अंदर, इसीलिए हैसियत के लायक भी नहीं बची और आगे भी नहीं बचे। जब इस तरह के दृश्यों को, जब इस तरह की चीजों को जब इतिहासकारों से और बाकी चीजों से सुनने को मिलता है ना राघवेंद्र भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांपने लगती है। तो कैसी आजादी थी भाई? सुनील जी, कैसी आजादी थी? ये आजादी थी धर्म के आधार पर देश बांट दिया और उसके बाद जो मिला गाजर मूली की तरह काट दिया और बता रहे हैं कि हमने देश के अंदर ले ली आजादी। दो प्रधान दो विधान की व्यवस्था कांग्रेस लाई। कांग्रेस ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, इसमें कोई संदेह, कोई दो राय नहीं है। सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, ये सारा भारत जानता है इस बात को। और भारत की यही किताबों कारण में, है कि आज कांग्रेस भारत की किताबों में जोशी जी, भारत की किताबों में पढ़ाया जा रहा है अकबर महान, जो जीता वो सिकंदर है, उसने यहां क्रांति की, हुमायूं की राखी, अरे वाह, जोधा अकबर। ये सब आप दिल्ली की सड़कों के नाम देख लीजिए ना, आप दिल्ली में सड़कों के नाम देख लीजिए। आज अगर कहीं कुछ बात हो जाए, किसी महापुरुष के नाम की बात हो जाए, नहीं 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 नहीं, ये इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। अच्छा, इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। राजा कांग्रेस को समझना होगा, थी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष आए, विपक्ष हो, मगर अगर कांग्रेस इसी नीति पर चलती रही तो इनका आना मुझे तो संभव नहीं लग रहा।
जिस सोहेलदेव महाराज ने उस गाजी को जिवे किया, उसको टुकड़े टुकड़े उसके किए, महाराज सोहेलदेव का नामो निशान नहीं, और गाजी के लिए उर्स का मेला चल रहा है गाजीपुर में। ये सब हो रहा था। यही महाराज सोहेलदेव को कहीं सबको कोई रोकना पूछता ही नहीं। अब जाकर लोग जानने लगे महाराजा सोहेलदेव को। और गाजी वाला वो मेला भी भगवान की कृपा से ठंडा पड़ा थोड़ा। उसे सूफी संत बताते थे। इतिहास के साथ तो काफी छेड़छाड़ हुई, इतिहास के साथ काफी छेड़छाड़ हुई है, इसमें कोई दो राय, कोई संदेह नहीं है। उसे सूफी संत बताते थे सर। वो इतना क्रूर था, इतना राक्षस था वो, उसको सूफी संत बता के वो उसके ताबीज बांटे जा रहे हैं। और फिर बताया जाता है कि भाई साहब हमसे ज्यादा सेकुलर है कोई? हम तो बहुरंग वाले अभी भी हैं, हाथ में गुलदस्ता है, रंग रंग। कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने वाली बातें ही होंगी और कांग्रेस पनप नहीं पाएंगे इससे। जी, ये बार बार प्रश्न उठ रहा है, कांग्रेस क्यों ऐसा लगता है? जोशी सर जल्दी से एक जवाब दीजिए। इतनी हठधर्मिता, अरे भाई देश के लोग हैं, देश से ही तो माफी मांगनी है, किसी व्यक्ति से माफी थोड़ी नहीं मांगनी है। लेकिन सर मैं यहाँ सरकार को भी दोषी मानता हूँ। ये एक अपराध है, इनके ऊपर मुकदमा अभी तक दायर क्यों नहीं हो पाया? आप इस तरह की छूट क्यों दे रहे हैं किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी हो? ये राष्ट्र का अपमान किया है भाई राघवेंद्र मिश्रा, ये बड़ी बात जोशी जी ने कही। ये कानून इसीलिए लाए थे आप लोग कि कोई भी राष्ट्रहित का अपमान करेगा तो शांत बैठ जाएंगे, मुकदमा तक दर्ज नहीं होगा। कानून लाने का फायदा क्या, आप मुझे बताएं, इस कानून लाने का फायदा क्या हुआ राघवेंद्र भाई? मुझे तो फायदा समझ में नहीं आया। निश्चित रूप से इस पर सरकार ने भी संज्ञान लिया है। माननीय गृह मंत्री जी का ही बयान आया है। और जहां तक चूंकि राजनीतिक विषय है, राजनीति के कांग्रेस के मुख्यालय का विषय है, तो एक बार सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और देश ने उनसे इस बात को कहा है कि आप देश से तत्काल माफी मांगिए, अन्यथा कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से तैयार रहिए और कार्रवाई इस पे होगी। वो नहीं मांग रहे, बताओ। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, नहीं मांग रहे तो कार्रवाई झेलेंगे, कार्रवाई झेलेंगे। और नहीं होगा तो मैं इसकी शुरुआत में कांग्रेस भाई कानून का उल्लंघन करना, भाई मेरे राघवेंद्र जी, कानून का उल्लंघन करना, यही अगर किसी पे फिर कहूंगा सामान्य कोई संस्था कर डालती तो अब तक तो चूल्हे हिला देते आप लोग। हो सकता है बाबा का बुलडोजर भी पहुंच जाता। मेरा यही प्रश्न है सरकार से, यही किसी और संस्था द्वारा किया गया होता तो अब तक मामले दर्ज हो गए होते। आप लोग भी बड़ा ठंडा ठंडा करके खा रहे हो राघवेंद्र भाई, हैं? ठंडा ठंडा करके खा रहे हो। ठंडा नहीं, हमें ना गरम खाने की आदत, हम लोग को ठंडा भोजन करते नहीं है। हमारे मित्र कांग्रेस के यहाँ से जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से वही सोच रहे थे। लगता है कि कार्रवाई इस पर होगी। चना चबेना वाली पार्टी, रूप से होगी। चना चबेना वाली पार्टी जो गर्मा गर्म भुने हुए चने खाने वाली, जो गुड़ लेकर चलने वाली, रास्ते में अलग जगाने वाली पार्टी आज इतना ठंडा करके खा रही है। बोले अभी चलने दो बेटा उधर। नहीं, ठंडा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठंडा जो था वो मौके से भागा है, उसको हम लोग ढूंढेंगे और ढूंढ के उसके खिलाफ कार्रवाई भी। ठंडा ना करो आप लोगों को कहा, सुनो भाई, कार्रवाई होगी। ठंडा ना करो राघवेंद्र भाई, आप लोगों को कहा जाता है आप लोग डंडा वाले हो, ठीक है? आप लोग डंडा वाले हो ना, आप लोग कहा जाता है कि आप लोग डंडा वाले हो, तो ठंडा ना करो, बाकी सब समझ गए होंगे। ठीक है, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।